हेलो डियर लर्नर्स, डियर एस्पायरेंट्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह सिंघा क्लासेस पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम पास है, अपने रिवीजन को बनाए रखिएगा, रिदम को ब्रेक नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखना है। कॉन्फिडेंस जो भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने साल भर मेहनत की है उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे भी कैरी करना है। रिवीजन कंटिन्यू करना है, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका हेल्थ, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। रिवीजन अच्छा रहेगा तो एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमने पार्लियामेंट तक देख लिया था। पार्लियामेंट्री कमेटी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग गवर्नर के बारे में उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसको जानेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 153 से लेकर के 167 के बीच में स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का मेंशन मिलता है। इसी में गवर्नर के बारे में भी बताया गया है, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी पोस्ट, उनके जो ओथ्स हैं, अफर्मेशंस हैं, जो भी उनको प्रिविलेजेस दी गई है, उनके जो पावर्स हैं, अथॉरिटी है, इन सब सारी चीज़ों का मेंशन किया गया है। इनको हम अब डिटेल में देखेंगे। गवर्नर क्या होते हैं, बेसिकली राज्यपाल क्या हैं। जिस तरह से हमारे देश में प्रेसिडेंट होते हैं जो देश के नॉमिनल हेड होते हैं, उसी तरह से हर स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं, वो भी स्टेट के जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी तरह स्टेट में जो रियल हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो जो स्टेटस प्रेसिडेंट का है हमारे देश के लिए, एक यूनियन के लिए, उसी तरह से गवर्नर का स्टेटस है एक स्टेट के लिए, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंस जिनको हम लोग आज पढ़ेंगे, बट यू कैन मतलब आप एक कंपैरिजन लेके चल सकते हो कि जिस तरह से प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए होते हैं वैसे ही कोई भी गवर्नर जो होते हैं किसी स्टेट के लिए होते हैं। Governor is the nominal executive head of the state. He forms an important part of the state executive where he acts as a chief executive head. Obvious सी बात है, बिना गवर्नर के कोई भी कानून नहीं बन सकता है। जिस तरह से बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल जो होता है एक्ट नहीं बनता, उसी तरह से गवर्नमेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी स्टेट के द्वारा लाया हुआ बिल एक्ट नहीं बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में ना, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है, चुने नहीं जाते हैं, यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखोगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देखोगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन हो रहा है। बट इन केस ऑफ द गवर्नर, यहाँ पे जो गवर्नर का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को चुना जा रहा है, ठीक है। चुना किसके द्वारा जा रहा है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर स्टेट के लिए एक गवर्नर को चुनते हैं। इसी के लिए गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे चुने जा रहे हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 153 कहता है ईच स्टेट शैल हैव ए गवर्नर। द ऑफिस ऑफ ए गवर्नर इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। द गवर्नर डज नॉट सर्व द यूनियन गवर्नमेंट एंड नाइदर इज सबऑर्डिनेट टू इट। देखो, ऑल्दो जो गवर्नर हैं वो आपको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट जो उनकी पोस्ट है, जो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट मानी जाती है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नर को हमेशा एक इम्पार्शियल वे में बिहेव करना होता है, ठीक है। उनकी पोस्ट इस तरह, ऑल्दो उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह हो रहा है, बट उनको हमेशा एक इम्पार्शियल वे में बिहेव करना होता है। वो एक कड़ी की तरह काम करते हैं, वो एक कनेक्शन की तरह काम करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर सेंटर कुछ ऐसा काम करता है, अगर स्टेट मान लो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिस सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलगाववादी टेंडेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहा है जिससे जो सेंटर के कॉम्प्लियंस से अलग हो, सेंटर के दिए गए डायरेक्शन से अलग हो, सेंटर की डायरेक्शन से कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही है जो सेंटर को, स्टेट को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नर का रोल होता है, ऑल्दो ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ऑल्दो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेंटर के कहने पे एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, बट एक बार वो अपॉइंट हो गए तो क्या है, उनको बहुत ही इम्पार्शियल वे में बिहेव करना होता है। जो हमारे गवर्नर होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो गवर्नर को क्योंकि अपॉइंट किया जा रहा है, देखो यही रीज़न है कि गवर्नर का जो इलेक्शन होता है ना, वो आपका क्या होता है, गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट का इलेक्शन शुरू हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि वो किसी पार्टी से चुन के आने शुरू हो जाएंगे। जब वो पार्टी से चुन के आना शुरू हो जाएंगे तो क्या इशू आएगा, सपोज सेंटर में कोई किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में जो गवर्नर आ रहे हैं वो किसी और पार्टी के हैं, और सेंटर जो स्टेट की जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्टी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो थर्ड कोई और तीसरी पार्टी है।
सोचो कितना ज़्यादा आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, डिफरेंट टॉपिक्स में कितना ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, है ना, समझौता नहीं हो पाएगा। तो क्या कोई पॉलिसी बन पाएगी? क्या यूनियन और जो आपका एक फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे हम लोग एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, क्या वो चीज़ लागू हो पाएगी? नहीं लागू हो पाएगी हर बात पे। हर अब ये आप सिमिलर केस दे सकते हो इन केस ऑफ दिल्ली। वहाँ पे सीएम और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है उनके बीच में अक्सर वेरियस इश्यूज को लेकर झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। इसलिए जो होता है, गवर्नर का जो चुनाव नहीं किया, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ही इज नॉट इलेक्टेड, ठीक। Unlike election of the president, there is no direct or indirect election for the post of governor. The nomination of governor by the union and his appointment by the president in India is based on the Canadian model of government. ये जो गवर्नर को नॉमिनेट करने का सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। गवर्नर इन इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बट रेदर अपॉइंटेड इनडायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? रीजंस को देखते हैं। सबसे पहले टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर। देखो फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है? सेंटर हो गया हमारा, स्टेट हो गया, ठीक है। अब एक रियल हेड हो गया, एक नॉमिनल हेड हो गया, है ना। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करना होता है। दूसरा, टू इंश्योर ए न्यूट्रल एंड द नॉन पॉलिटिकल रोल। मैंने क्या कहा कि एक बार हमारा जो आपके एक बार गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया, एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? उनको एक न्यूट्रल वे में बिहेव करना होता है, उनको इम्पार्शियल वे में बिहेव करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि सेंटर का आपको मतलब, ऑल्दो उनको रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी सेंटर की तरफ बाइस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द आप देखोगे कि गवर्नर जो होते हैं, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है, तो इन रियलिटी दे आर लिटिल बिट बाइस टुवर्ड्स द सेंटर। बट उनकी जो पोस्ट होती है वो ऐसी होती है कि वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल रोल निभाना होता है, उन्हें किसी पार्टी से की तरफ बाइस नहीं होना होता है, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद द चीफ मिनिस्टर। देखो अब चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट होके आ रहे हैं और गवर्नर भी अगर इलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी ना। क्योंकि गवर्नर भी अगर ये उस केस में ये होगा कि गवर्नर कह सकते हैं ना कि मैं भी इलेक्ट होकर के आया हूँ, और चीफ मिनिस्टर कहेंगे मैं भी इलेक्ट होकर के आया हूँ, दोनों मतलब, और मेरी अथॉरिटीज़ फिर अपने जो राइट्स हैं, जो उनके जो उनको पावर दी गई है, उन डिफरेंट मैटर्स पे फिर झगड़ा हो सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट ना हो, एक हमारी नॉमिनल हेड है। और ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, ये प्रेसिडेंट वाला केस याद करो कि अगर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंस ऑर्डर में पहले नंबर पे रखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को तीसरे नंबर पे रखा जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर को सबसे ऊपर रख दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, कौन सी वाली? अथॉरिटेरियन, मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वाली, कि भाई मेरा प्रेसिडेंट, मैं देश का सबसे ऊपर नागरिक, सबसे बड़ा मतलब फर्स्ट पर्सन सिटीजन ऑफ द कंट्री हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे पास जनता से भी इलेक्ट होकर के आया हूँ, ठीक है। तो सारी अथॉरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाए तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। तो इसी के लिए हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है वो प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। सेम केस हो सकता है आपका स्टेट पे भी। अगर चीफ मिनिस्टर, अगर एक ही हेड को दोनों चीज़ें दे दिया जाए, मतलब उनको चुनाव भी उनको हो रहा है, उनको रियल पावर भी दे दी जाए और उनको पहले पोजीशन पे भी दे दिया जाए, तो फिर देयर आर चांसेस कि जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, अलगाववादी टेंडेंसी जागृत हो सकती है। इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री, अब प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट चुन के आते हैं ना, वहाँ पे देखो प्रेसिडेंट, और हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, राइट। और यहाँ पे गवर्नर को क्या है? वही जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम हमारा जो कहाँ से इंस्पायर किया गया? बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया ना कि अगर स्टेट कोई ऐसे कानून लेके आता है जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है या सेंटर के डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो किसी तरह से वॉयलेट कर रहा है, तो वहाँ पे जब आपका गवर्नर का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है ना। बेसिकली आप देखो तो स्टेट जो गवर्नर है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर। मतलब किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी स्टेट के गवर्नर टुवार्ड्स द सेंटर। और दूसरी तरफ से देखोगे, एक तरफ से तो वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेंटर की तरफ से देखोगे तो वो सेंटर के एजेंट भी है ना। तो उनका डुअल रोल होता है कि एक तरफ से तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेंटर की तरफ से वो सेंटर के एजेंट भी है। तो वो क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कर रहे हैं टू फैसिलिटेट द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ना, ये यूटीज के लिए होते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। लेकिन गवर्नर जो होते हैं ये आपके स्टेट के लिए होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है किसी
आपके चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं करते हैं, बट गवर्नर का काम क्या होता है, वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गवर्नर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस भी यूटी में रहेंगे वहाँ पे उनके पास चीफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, तो उनको पूरा वो स्टेट उनका वो पूरा यूटी उनको रन करना है, तो इसलिए उनको कंपैरेटिवली थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू गवर्नर। Governor is the head of the state, whereas Lieutenant Governor is the head of a union territory. The governor has a mostly ceremonial role, where the Lieutenant Governor has more direct administrative powers, especially in UT without legislatures. Okay, in Delhi and Pondicherry, the Lieutenant Governor has significant discretionary power, sometimes leading to the conflict with the elected governor. Example, Delhi versus Lieutenant Governor. ठीक है, यही जो डिस्क्रिशनरी पावर जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा दी गई है, इसी के लिए जो जिन स्टेट में अब लेजिस्लेचर्स है ना, जैसे दिल्ली पुडुचेरी में, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ? गवर्नर कौन होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ठीक है, क्यों उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, सारी चीज़ें क्लियर हुई। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से लोग गवर्नर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अनलाइक लोकसभा, बेसिकली इनके लिए कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, सिर्फ दो कंडीशंस को मीट करनी होती है, एक तो इंडियन सिटीजन हो और 35 ईयर्स और मोर हो। आप भी कल को अगर किसी गवर्नमेंट मतलब अगर आप IAS IPS बनते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है आपके रिटायरमेंट के बाद आपको जो सरकार आए, जो देश की गवर्नमेंट हो, आपके काम से प्रसन्न होकर के आपको किसी स्टेट का गवर्नर बना दें। ऐसा कोई फिक्स, कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशंस नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। Unlike Lok Sabha or Rajya Sabha members, or even in the case of the prime ministers or president who have a set of qualifications to hold the office, governor has to meet only two qualifications. क्या? एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा 35 ईयर से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। Note: there are two conventions that the governor follow before nominating a person as a governor. That the government follow before nominating a person as a governor, that the person is not appointed as governor who belongs to the state. देखो दो कन्वेंशंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ये कन्वेंशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं पे भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। क्या? ये जो कन्वेंशन है फॉलो किया जा रहा है हमारे देश में, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। क्या कि द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु the person is not appointed as the governor who belongs to that state, and he shall be an outsider having no relation with the state he is being appointed to. ठीक है, ये कन्वेंशन फॉलो की जाती है जनरली स्टेट के बाहर के पर्सन को, उस स्टेट के नागरिक को नहीं, उस स्टेट के बाहर के नागरिक को किसी भी स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग ए गवर्नर। हाँ, ये तो लिया ही जाएगा, किसी स्टेट का अगर गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, और कंसल्ट किया जाता है बाय द उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। शुड बी नोटेड बोथ हैव अबव कन्वेंशंस आर नॉट एब्सोल्यूट एंड हैव बीन इग्नोर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन मैनी इंस्टांसेस। अच्छा, ये कन्वेंशंस है, कन्वेंशन क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट थोड़ा ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली किसी प्रेसिडेंट को थोड़ी ना बाइंड करते हैं कि यही चीज़ करनी है, नहीं करती। दीज आर द कन्वेंशंस कि एक तो वो स्टेट के बाहर से चुने जाएं, स्टेट के नागरिक ना ही हो, ठीक है, और दूसरा क्या, जनरली गवर्नर को अपॉइंटमेंट के टाइम उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन की जाती है। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बताया ना, मिसयूज बहुत होता है। ये आइडियल सिचुएशन हम देख रहे हैं, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या सिनेरियो। वट आर द, हाँ, कंडीशंस, ऑफिस की कंडीशंस क्या है, वट आर द कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, ये भी देख लेते हैं। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, ही शुड वैकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज ए गवर्नर इन हिज ऑफिस। अगर किसी पर्सन को गवर्नर बनाया जाता है किसी भी स्टेट का, तो और वो MP हैं या किसी भी हाउस के मेंबर हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट काउंसिल के मेंबर है, तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कोई भी पर्सन है जिनको गवर्नर बनाया जा रहा है, तो उससे पहले अगर वो MP MLA हैं या MLC हैं, तो उनको अपनी सीट जो है वो वैकेंट करनी पड़ेगी। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ नहीं है, बट जनरली ये मान लिया जाता है, जो वैसे वेरियस जजमेंट्स आए हैं जुडिशरी की तरफ से, कि कोई भी ऐसी पोस्ट जहाँ पे किसी पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल अलाउंस हो गया या फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो, ठीक,
फॉर हिज रेसिडेंस द राजभवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ द रेंट। जो राजभवन है जहाँ वो, जैसे हमारा प्रेसिडेंट हाउस है ना, वैसे स्टेट में भी राजभवन होता है, वो उनको बिना रेंट के पेमेंट के वो रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब सोचो आप छोटे से घर में जाओ आज किसी भी बड़े शहर में, वहाँ पे आपका 10,000 से मिनिमम किराया नहीं होगा किसी भी टायर 2 सिटी में, ठीक। अब राजभवन जो होता है कितना बड़ा होता है, वहाँ का किराया कितना ज़्यादा होता होगा, है ना। बट ये उनको बिना रेंट के पेमेंट के वहाँ पे वो निवास कर सकते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड्स हिज इम्यूलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। उनके जो सैलरी है, उनके अलाउंसेस है, उनके प्रिविलेजेस है, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। When the governor is responsible for 2 or more states, the emoluments and the allowances payable to him are shared by the states in such a proportion as the president may determine। देखो, जब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है वो किसी खास स्टेट, किसी एक ही स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के भी गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं। तो उस केस में जो उनकी सैलरी है, उनके प्रिविलेजेस हैं, उनके अलाउंसेस हैं, वो कौन मतलब वो कैसे पता चलेंगे? ये डिसाइड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कौन डिटरमाइन करेगा कि किस प्रोपोर्शन में कौन सा स्टेट कितना पेमेंट करेगा? दिस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। इस लाइन का ये मतलब होता है कि कोई भी एक बार अगर आप गवर्नर बन गए तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो अलाउंसेस है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। अगर जब आप गवर्नर की ऑफिस को हैंडल कर रहे हो उस समय आपकी जो एम्यूलमेंट्स है, अलाउंसेस हैं, वो आपकी डिसएडवांटेज, मतलब आप उनको कम नहीं किया जा सकता है। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक देना मुझे, अब कमेंट सेक्शन में लिखना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। प्लस अब द हिंदू की भी रेगुलर एनालिसिस शुरू होने वाली है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी PDF अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग ना सिर्फ द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ डेली वहाँ पे एक मेंस आंसर राइटिंग भी रहेगी, सो डैट प्रीलिम्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग की भी रेगुलर प्रैक्टिस होती जाए। तो आपको 10 अलग अलग सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे और उससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन भी डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेजेस, कौन कौन से प्रिविलेजेस है जो गवर्नर को दिए जाते हैं? सबसे पहले देखो, उनको हम 2 पार्ट में देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस और दूसरा लीगल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कहने का क्या सेंस है कि कौन कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा अथॉरिटीज है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल इस पोस्ट ऑफ द गवर्नर को कौन कौन सी एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जा रही है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस की बात की जाए तो इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग, आर्टिकल 361, मतलब गवर्नर जब अपने ऑफिस में है तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड while in office। no criminal proceeding can be initiated against the governor during his tenure। मतलब जब वो अपने टेन्योर में है, जब वो अपनी गवर्नमेंट की पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, उस समय उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्जेस को, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को शुरू नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रोसीडिंग शुरू किया जा सकता है बट ओनली आफ्टर गिविंग 2 months प्रायर नोटिस, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होगा, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात की जाए तो गवर्नर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर की बात की जाए, अब देखो क्या होता है कि जब मेजोरिटी की सरकार नहीं बनती है, जब किसी स्टेट में इलेक्शन हुए, ठीक है, अब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नर इनवाइट करते हैं जो जिस भी पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर की जो अथॉरिटी है टू इनवाइट पीपल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू इनवाइट द लीडर ऑफ द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये जो अथॉरिटी है ये उनके डिस्क्रिशनरी पावर में आती है, ठीक है। रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, इफ द स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शंस एट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि स्टेट जो है, स्टेट मशीनरी फेल हो रही है टू रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन बोल सकते हैं। वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं सर आप आ जाओ, अब ये स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट में बहुत ज़्यादा महामारी मची हुई है, स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, अगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग ही अलगाववादी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर के डायरेक्शंस के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, हमारे गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को बुला सकते हैं कि अब प्रेसिडेंट रूल का समय आ चुका है। रिजर्विंग द सर्टेन बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। देखो, कोई भी ऐसा बिल जो गवर्नर को लगता है कि देश हित के लिए बहुत जरूरी है, जो प्रेसिडेंट को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ऐसा उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे उसके अगेंस्ट में बिल लाया गया है, ठीक है, तो वो जो गवर्नर है
उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के पास फिर वो बिल जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर सोच विचार करेंगे कि भाई इसको साइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस लाने हैं, प्रेसिडेंट उस पर रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है टू द गवर्नर। अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इफ नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, अभी हमने डिस्कस। नो अकाउंटेबिलिटी टू एनी कोर्ट, द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। जब वो काम कर रहे होते हैं, जब वो गवर्नर का कोई भी पर्सन है, वो अगर जो भी अपने टेन्योर में, जिस समय वो गवर्नर का पोस्ट हैंडल करना है, गवर्नर के ऑफिस हैं में है, उस समय वो जो भी काम करते हैं उसके लिए वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है। लीगल प्रिविलेजेस की बात किया जाए तो नॉट सब्जेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अभी हमने देखा गवर्नर कैन बी नॉट बी प्रोसिक्यूटेड व्हाइल इन ऑफिस इवन फॉर द एक्ट्स कमिटेड बिफोर अज्यूमिंग द पोस्ट, ठीक है। जब हम वो लोग ऑफिस में हैं उस समय उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए उन पर प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है? उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। स्पेशल प्रोटेक्शन against civil suits. Civil suits can be filed against the governor for personal acts but only after a 2 month notice. ये हमने देखा कि उन पर सिविल केसेस चलाए जा सकते हैं, बट पहले उनको 2 महीने के पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा। पावर ऑफ क्लेमेंसी, द गवर्नर कैन अपॉइंट, ग्रांट पार्डन्स, reprieves, respite, remission, commutations of sentences for offenses against the state laws, ठीक है। ये स्पेशल एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता था, वैसे गवर्नर के पास भी कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स होती है। अभी हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट की जो जुडिशियल पावर्स होती है उसमें एक चीज़ कम होती है, गवर्नर जो होते हैं डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते, बट प्रेसिडेंट कर सकते थे, ठीक है। वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अभी हम लोग जुडिशियल पावर डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। ऑल्दो प्रेसिडेंट वाले में ये मैंने सारी चीज़ें समझाई थी आपको। What are the power and functions of the governor? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। ये सारी पावर्स को अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाओ एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है। द एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन ऑन हिज नेम, ठीक है। कोई भी जो जैसे सपोज एग्जीक्यूटिव एक्शन, जैसे समझो कोई एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है, ठीक है, किसी एरिया में किसी भी स्टेट में कोई एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है। ऑब्वियस ही बात है उस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे लैंड अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड अलॉट, जो लैंड अलॉटमेंट होगा वो किसके नाम पे होगा, वो कौन अलॉट करेगा, वो होगा गवर्नर के नाम पे, ठीक है। ऑल्दो वो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, बट वो कोई तो चाहिए ना। आपके घर में जब आप कोई सामान बेचते हो, ठीक है, तो उसका आप उस दुकान, जिस दुकान, सपोज आपकी एक दुकान है और सामने वाला आकर आपसे बोलता है कि मुझे बिल बना के दो, तो उस बिल में किसी का साइन होता है ना, उस बिल में ये लिखा होता है कि हाँ, ये जो जैसे बिल आपने बनाया वहाँ पे डीलर का साइन होता है ना, या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओ तो वहाँ पे देखो शॉपकीपर या डीलर का साइन किया होता है। सिमिलर वे अगर कोई एग्जीक्यूटिव, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शंस होता है कि कोई भी स्टेट कोई भी काम कर रहा है तो वो किसके नाम पे होता है, वो ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर होता है, ठीक है। How an order that has to be taken on his name is to be authenticated, the rule for the same can be specified by the governor. अब गवर्नर किसी बिल पे साइन किया, अब वो वहाँ से कहाँ जाएगा, किस ऑफिस में जाएगा, ठीक है, कोई स्टेट में उसका मूवमेंट किस तरीके से होगा, कौन से ऑफिस में जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नर डिसाइड करते हैं। ही मे और मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन और बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये वही बात हुई कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से चीज़ें, जैसे मैंने बिल के एक एग्जांपल दिया ना कि सपोज गवर्नर ने कोई बिल पे साइन किया, अब वो बिल वहाँ से कहाँ जाएगा, किस ऑफिस में मूव करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय हिम। गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और उनके जो बाकी के मंत्री हैं। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देखो ट्राइबल के वेलफेयर के लिए इन 4 स्टेट्स में, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन स्टेट में जो ट्राइबल जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन स्टेट में जो ट्राइबल की जनसंख्या है वो अधिक है। इसी के लिए इन स्टेट में जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं वो किन अपॉइंट किए जाते हैं, बाय द गवर्नर, ठीक है। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइंस देयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। जो एडवोकेट जनरल होते हैं किसी भी स्टेट के, वो भी हमारे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ही अपॉइंट्स फॉलोइंग पीपल, इसके अलावा और किसको अपॉइंट करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। चांसलर कौन होते हैं,
कौन होते हैं चांसलर? अगर ये वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को अपॉइंट कर रहे हैं तो हु इज़ द चांसलर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु इज़ द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन ए स्टेट? ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो वो और किन को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चेयरपर्सन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को भी ये अपॉइंट करते हैं। और क्या करते हैं, ही सिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। भाई स्टेट गवर्नमेंट से वो लेखा जोखा मांग सकते हैं कि आप कौन से बिल लाने वाले हो, क्या आपका कौन से स्टेट के साथ आप क्या टीटी करने वाले हो, ठीक है, इस बिल पे आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टेट गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट इज रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट बाय हिम। ठीक है, हाँ, इनकेस जैसे आप नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, ठीक है, या प्रेसिडेंट जो भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मान लो प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो ये प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा कि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए किसी भी स्टेट में किसके द्वारा बताया जाता है, ये द गवर्नर के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, द गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। अब देखो, गवर्नर की जो पोस्ट होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि उनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, बट ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल कंटिन्यू ही करेंगे। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो उनको बीच में भी हटा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में, भाई प्रेसिडेंट, और ये प्लेजर होता है, ये प्लेजर जो होता है ना, प्रेसिडेंट का प्लेजर, प्लेजर आप सुनते रहते हो, ये पर्सनल प्लेजर नहीं होता है। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट मैं खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेजर कहने का ये सेंस है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके एड, प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस से वर्क करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनको एडवाइस दे रहे हैं, ये दैट इज द प्लेजर। ठीक है, वो उन उस वर्ड को यहाँ पे प्लेजर से रिलेट करना है आपको। ठीक है, ये उनका पर्सनल नहीं होता है कि आज प्रेसिडेंट खुश हैं, ठीक है, आज आ जाओ आप गवर्नर बन जाओ, कल गुस्सा हो गए तो आपको निकाल दिया। दैट प्लेजर वर्ड इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान रखना है इस चीज। अब लेजिस्लेटिव पावर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर के पास। इट इज in his power to prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, स्टेट जो स्टेट राज्यसभा है या विधानसभा है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, विधानसभा को समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, या डिसॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 5 साल पूरे हो गए, बोले अब टाइम खत्म, अब निकलो यहाँ से, अब हो गया तुम्हारा काम, जाओ वापस। ठीक है, ही एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। हर साल का पहला सेशन जो होता है वो स्टेट गवर्नर ही लेते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का। इफ एनी बिल इज पेंडिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर मे और मे नॉट सेंड अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग द सेम। देखो, अगर कोई बिल पेंडिंग है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, तो जो गवर्नर है वो कह सकते हैं सारे MLAs को, MPs को, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को, कि भाई वो बिल पेंडिंग है, उसको देख लो, उसका क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना भी है या रोक के रखना है ऐसे ही, उसका क्या करना है, लैप्स हो जाएगा वो, जैसे ही लोकसभा भंग हुई। ठीक है, हमने देखा था ना, कोई भी लोकसभा भंग होती है, या सॉरी लोकसभा बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की बात हो रही है, तो जैसे ही सभा भंग होगी वो बिल चला जाएगा, तो उसका क्या करना है, उस पर कंसिडर करो, उसके सोच विचार करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये गवर्नर बोल सकते हैं। If the Speaker of the Legislative Assembly is absent and the same is Deputy Speaker, then the Governor appoints a person to preside over the session। देखो, अगर स्पीकर absent है, डिप्टी स्पीकर भी absent है, तो उस केस में गवर्नर जो है किसी भी पर्सन को, स्टेट जो विधानसभा है उसमें से किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेशन। ठीक है, और क्या पावर है, एज द प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। As President nominates 12 members in Rajya Sabha, government appoints 1/6 of the total membership Legislative Council in the from the field of literature, science, arts, cooperation, cooperative movement and social service। देखो, जिस तरह से राज्यसभा में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उसी तरह से गवर्नर को भी पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं। ये जो 1/6 मेंबर आते हैं, ये फील्ड, मतलब ये फील्ड दिए गए ना 6 फील्ड, इन फील्ड्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, मतलब इन फील्ड में जो ये एक्सपर्ट होते हैं, इन्हीं में से चुन सकते हैं ये 1/6 मेंबर को। कौन कौन से फील्ड है, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। एज प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन लोकसभा, गवर्नर ऑल्सो नॉमिनेट 1 मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये जो प्रोविजन है ना, ये खत्म कर दिया जा चुका है।
ठीक है। पहले क्या होता था, हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अपॉइंट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। अब इस प्रोविजन को हटा दिया। अब एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेट किया जाता था वो अब नहीं किया जाता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में और देख लेते हैं। ही कैन कंसल्ट द इलेक्शन कमिश्नर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। कोई अगर एमएलए है, अब सपोज गवर्नर को लगता है कि इन पे कुछ चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है, उन पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको बोलेगा कि हाँ सर केस तो बनता है, इनको हटाओ, ठीक है? तो अगर हमारे जो गवर्नर है उनको ऐसा फील होता है कि ये जो मेंबर है ये नहीं है, अब इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, इन पे कुछ ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत इनका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, तो इलेक्शन कमीशन से वो कंसल्ट कर सकती है और उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। विथ रिस्पेक्ट टू द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ही कैन गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट, return the bill, reserve the bill for the president consideration in instances where the bill introduced in the state legislature endages the positions of the state high court। देखो, किसी भी बिल के, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल अगर पास किया है तो उसके रिस्पेक्ट में उनके पास क्या क्या अथॉरिटी है, गवर्नर के पास क्या क्या अथॉरिटी है, वो या तो साइन दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, सिग्नेचर को विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब देंगे ही नहीं, रखे रहेंगे अपने पास ही, ठीक है, प्रेसिडेंट को भेज देंगे, ठीक है। रिटर्न कर सकते हैं, जाओ हम, मैं नहीं साइन कर रहा, इसको रिकंसिडर करो, इसको वापस से देखो, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, ठीक है। रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन को भी रख सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे बिल जो शूट किया गया है वो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेजर कर रहा हो। मान लो स्टेट हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको घटाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि गवर्नर जो है उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के रिगार्डिंग क्या क्या अथॉरिटी है, या तो साइन देंगे, विथहोल्ड कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, या फिर उसको रिजर्व कर देंगे फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो देखो इनके पास क्या फाइनेंशियल पावर्स होती है। ही लुक्स ओवर द स्टेट बजट आफ्टर बीइंग लेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट बजट को जब रखा जाता है तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से प्रेसिडेंट की जब भी बजट पेश किया जाता है ना, तो प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत होती है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में जब बजट को पेश किया जाता है उससे पहले गवर्नर की परमिशन ली जाती है, ठीक है। हिज रिकमेंडेशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जैक्टली, जैसे मनी बिल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी इन द पार्लियामेंट, सिमिलर वे इन द लोकसभा मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, याद रखना ये चीज़ है ना। उसी तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नर की परमिशन की जरूरत होती है। ही रिकमेंड्स फॉर द डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। देखो कुछ ऐसे डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नर की परमिशन की जरूरत होती है, अगर वो रिकमेंड नहीं करेंगे तो फिर उन डिमांड फॉर ग्रांट्स को मंजूरी नहीं मिलेगी। कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज अंडर हिम एंड ही मेक्स एडवांस आउट ऑफ टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है ना, प्रेसिडेंट के अंडर में होता है, वैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट भी होता है जो गवर्नर के अंडर में होता है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years बाय हिम। स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी जो गठन होता है वो, जैसे सेंटर के लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन होता है वैसे स्टेट के लिए भी फाइनेंस कमीशन होता है, ये गवर्नर के द्वारा हर 5 साल पे गठित किया जाता है। अब जुडिशियल पावर की बात कर लेते हैं। देखो जुडिशियल पावर की अगर बात की जाए तो इनके पास, गवर्नर के पास फॉलोइंग जुडिशियल पावर है। पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रेस्पाइट हो गया, रिमिट हो गया, कम्यूट हो गया। पूरी तरीके से माफ कर देना, पार्डन कर देना। रिप्राइव भाई थोड़ा ब्रेक लगा देना कि आज जो पनिशमेंट होनी है ये आपको 2 महीने 3 महीने बाद होगी। रेस्पाइट, ठीक है, जो टेम्परेरी ब्रेक लगाना, पूरा जो पनिशमेंट चल रहा है 2 साल का उसको 1 साल का कुछ बीच में गैप दे देना एंड देन उस पनिशमेंट को कंटिन्यू करना। रिमिट या कम्यूट, जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है उसको चेंज कर देना, ठीक है, या उसकी लेंथ कम कर देना, इस तरह का। तो ये जो 5 पावर है ये आपका गवर्नर को दी गई है। कौन सी पावर नहीं दी गई है? पार्डनिंग द डेथ सेंटेंस, ठीक है, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। देखो जजेस, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट द गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्ट के साथ जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशंस को देखते हैं। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही आल्सो अपॉइंट्स द पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विसेज।
ठीक है, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। अगर जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर किया जाए, पार्डनिंग पावर की बात की जाए, कैन ग्रांट, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंशन और कम्यूटेशन पनिशमेंट इन केस रिलेटेड टू यूनियन लॉज, मिलिट्री कोर्ट्स एंड डेथ सेंटेंसेस। कैन ग्रांट गवर्नर कैन ग्रांट रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंशन, कम्यूटेशन, ठीक है, ऑफ पनिशमेंट रिलेटेड टू स्टेट लॉज, बट कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। जुरिस्डिक्शन, पार्लियामेंट, देखो ऑल द कवर्स ऑल द ऑफेंसेस अंडर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द मिलिट्री कोर्ट केसेस, ठीक है। इनकी बात की जाए तो स्टेट लॉज ओनली। डेथ सेंटेंस पार्डन अथॉरिटी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। मिलिट्री कोर्सेज का केसेस जो आते हैं उनकी भी उनको भी पार्डन करने की अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट के साहब के पास होती है, हमारे गवर्नर के पास नहीं होती है। केसेस रिलेटेड टू स्टेट लॉज हैज पावर बट यूजुअली डज नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट मैटर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर तो होती है बट वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड हैज पावर इन केसेस रिलेटेड टू स्टेट लॉज। Example, the president can pardon a person sentenced to death under any central law. The governor can reduce a life sentence to a lesser punishment but cannot completely the death sentence, completely pardon the death sentence, ठीक है। अब ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। डिस्क्रिशनरी पावर की बात की जाए, कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है जो हमारे गवर्नर को दी गई है। देखो इसको हम लोग दो पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर द consideration of the president of India, governors can decide on their own without the advice of the council of ministers। देखो कोई भी ऐसा बिल है, जैसे हमने अभी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग देखा था कि कोई भी ऐसे बिल जो हाई कोर्ट के अगेंस्ट जा रहा है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम कर रहा है, कुछ भी उनको मतलब उनको डिसएडवांटेज उनके लिए हो रहा है, उस केस में ये गवर्नर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे बिल्स के केस में गवर्नर की खुद की डिस्क्रिशन होती है, वहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, वो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। व्हेन ही हैज टू रिकमेंड फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ही एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट रूल के केस में जब उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो होती है वो स्टेट की वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल के केस में उनका खुद का डिस्क्रिशन होता है। व्हेन ही इज गिवन एन एडिशनल चार्ज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ही कैन टेक एक्शन एट हिज ओन। जब मैंने बताया ना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो क्या होता है, या फिर एक गवर्नर को यूटी का भी एक एडिशनल चार्ज दे दिया जाए तो वहाँ पे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। When he has to determine the amount of payable by the government of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram to an autonomous tribal district council at royalty accruing from the license for the mineral exploration। देखो क्या होता है, ये जो किसी एरिया में अगर मिनरल जो होती है वो पाई जाती है, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे आपकी डिफरेंट कंपनीज आएगी, है ना, जो वहाँ पे एक्सप्लोर करेगी। तो जो आसपास के लोग हैं उनको भी तो फायदा मिलना चाहिए ना, क्योंकि किसी एरिया में मिनरल हो रहा है तो कोई भी कंपनी वहाँ से एक्सट्रैक्शन का काम करेगी तो बहुत बेनिफिट बना रही है, इसका बेनिफिट वहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये जो बेनिफिट मिलता है, जो मॉनेटरी बेनिफिट आसपास के एरिया को, उस डिस्ट्रिक्ट को, उस एरिया को दिया जाएगा, डेट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। तो ये रॉयल्टी कितनी होगी, ये दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कौन से स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, ठीक है। When he calls upon the chief minister to seek information regarding administrative and legislative affairs, ठीक है, वो पूछ सकते हैं चीफ मिनिस्टर से, भाई साहब आपके आने वाले बिल्स क्या हैं, आप कैसे क्या पॉलिसी दूसरे स्टेट से क्या एग्रीमेंट कर रहे हो, इस चीज़ पे आप क्या कैसे काम करोगे किसी भी बिल पे, ठीक है, या किसी पॉलिसी पे, ये सेंटर की ये पॉलिसी आई है, इस पे काम का स्टेटस क्या है, इस तरह के वो क्या कर सकते हो, उनसे जो गवर्नर हैं वो चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन, व्हेन ही हैज टू अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी। ये हमने देखा कि अगर एक स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस केस में ये गवर्नर पे डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी के जो लीडर हैं उनको बुलाते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। When he dismisses the Council of Ministers on inability to prove confidence in the State Legislative Assembly, when he dissolves the State Legislative Assembly on the time when it loses the majority, ठीक है। अब देखो किसी भी हाउस में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर जाएगा तो गवर्नर क्या होता है, उस हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं कि भैया आपका टाइम समाप्त हो चुका है, अब आपकी मेजोरिटी नहीं रही, अब लोग आपकी सपोर्ट में नहीं रहे, अब जाओ अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहाँ से, हमसे वापस से री इलेक्शन करें। आगे देखते हैं।
अब देखो, अब इश्यूज को देखते हैं कि गवर्नमेंट की पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ये गवर्नर जो होते हैं हमारे बिल्स को साइन ही नहीं कर रहे हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, है ना। दिल्ली केजरीवाल वाले जो एग्जाम्पल्स है, मतलब दिल्ली में जो सिनेरियो रहता है वो तो आप हमेशा न्यूज़ में सुनते ही होंगे। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज हैं जिनको अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इश्यूज है। लैक ऑफ फिक्स टेन्योर एंड आर्बिट्रेरी रिमूवल। देखो, जैसे क्या हुआ था, मैंने क्या बताया कि वैसे तो गवर्नर का जो टर्म है वो 5 ईयर्स तक रहता है, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसे हटा भी सकते हैं, टर्म पूरा होने से पहले हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब तक आपका 5 ईयर्स पूरा होगा तभी आप हटेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो अपने हिसाब से गवर्नर अपॉइंट कर देती है। तो ये बड़ा एक इशू है कि जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है, उनको आर्बिट्रेरी रिमूवल किया कर देते हैं गवर्नर, और ये कई बार हुआ है, कई बार हो चुका है पहले भी। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट रोल। ये सी बात है, आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे कि सेंटर के जैसे, मैं सबसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना इन स्टेटमेंट का मतलब, तो आप दिल्ली वाला केस देख लो। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट अभी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, बट अर्लियर जब आपकी सरकार थी तो जब गवर्नमेंट जो भी करना चाहती थी वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनसे उनका झगड़ा हो जाता था, है ना। तो क्या होता है, गवर्नर के रोल को वैसे तो अनबाइस माना गया है कि आपको अनबाइस होकर के अपने स्टेट के लिए काम करना है, बट वो अनबाइस है आज के फेयर में, आज की सिचुएशन में क्या वो पोस्ट अनबाइस रह चुकी है। मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 356। कई बार अगर स्टेट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पे मिसयूज किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, पहले के टाइम में तो प्रेसिडेंट रूल का इतना मिसयूज होता था, बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को तंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट ही माने जाते हैं गवर्नर, है ना। अब किसी इशू को लेकर के स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया जाएगा, तो देयर इज अ मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। डिले इन गिविंग असेंट टू बिल। ठीक है, कोई बिल पास नहीं करना, उसको डिले कर देना। कन्फ्लिक्ट विद द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही तो जो गवर्नर है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के की वजह से ही अपॉइंट होते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी की है, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी को है, डिफरेंट मुद्दों को लेकर के दोनों में झगड़ा चल रहा है। द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर इनवाइटिंग ए पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट आर समटाइम्स मिसयूज्ड। इसका भी मिसयूज होता है। कैसे, द महाराष्ट्र 2019 में देखा गया था, गवर्नर कॉन्ट्रोवर्शियली invited BJP to form the government at early morning hours despite the uncertainty over the measurement। मतलब उसमें क्या होता है, 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शन के रिजल्ट भी नहीं आए थे और गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला लिया था। सिमिलर काइंड ऑफ केस हो चुका है कर्नाटका में 2018 में। ठीक है, ये कुछ कमीशंस है जो आपको जानना जरूरी है, जिन्होंने सेंट्रल और स्टेट को अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए। बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड है या सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में बताती है। ठीक है, देख लेते हैं। सरकारिया कमीशन आई थी और 1983 में, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी। गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन आउटसाइड द स्टेट, नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा था गवर्नर को जो था स्टेट के बाहर, ठीक है, गवर्नमेंट जो है आउटसाइड ऑफ स्टेट से आना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इनको इन्वॉल्व नहीं होना है। द चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर। चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए उस स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। टेन्योर और रिमूवल के रिगार्डिंग इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। गवर्नर शुड बी हैव ए फिक्स्ड टेन्योर टू प्रिवेंट द फ्रीक्वेंट रिमूवल्स फ्रॉम द फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, गवर्नर का जो टेन्योर है उसको फिक्स कर देना चाहिए। अब देख ही रहे हो, जो गवर्नमेंट सेंटर पे है वो अपने हिसाब से गवर्नर्स को अपॉइंट कर देती है, तो इस चीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब गवर्नर का टेन्योर को फिक्स कर दिया जाएगा। गवर्नर शुड बी नॉट बी आर्बिट्रेरी रिमूव बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स। ठीक है, उनको आर्बिट्रेरी गलत तरीके से रिमूव नहीं करना चाहिए। रोल्स एंड पावर्स पे इन्होंने क्या कहा था, गवर्नर शुड एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, गवर्नर को एक संवैधानिक पोस्ट है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, तो गवर्नर जो है उसको संविधान के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। बेमतलब का, बेफालतू का चीज़ों में इंटरफेयर, मतलब स्टेट की जो पॉलिसीज आ रही हैं जहाँ सही भी हैं वहाँ पे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बेमतलब का, मतलब वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज होना चाहिए। पुंछी कमीशन आया था 2007 में, पुंछी कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशन थी। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के रिगार्डिंग इन्होंने कहा था गवर्नर टर्म शुड बी 5 ईयर्स। गवर्नमेंट का टर्म जो है 5 ईयर होना चाहिए और
दे शुड नॉट बी रिमूव विदाउट प्रॉपर रीजन, बिना प्रॉपर रीजन के उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। मतलब इनका जो टाइम, इसने भी फिक्सेशन ऑफ द टर्म की बात की थी। अ कमिटी, पीएम, होम मिनिस्टर, स्पीकर एंड सीएम शुड बी फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर। इन्होंने कहा था कि आज के जो प्रेसिडेंट जिस तरीके से अपॉइंट करते हैं उसकी जगह एक कमेटी के द्वारा, जिसमें पीएम, होम मिनिस्टर, स्पीकर और सीएम, उस स्टेट के सीएम, ये चारों लोग होने चाहिए और ये मिलकर के अपॉइंट करेंगे किसी भी स्टेट के गवर्नर को। डिस्क्रिशनरी पावर की बात की जाए तो गवर्नर शुड नॉट मिसयूज डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नर। गवर्नर शुड नॉट डिले असेंट टू द बिल्स अननेसेसरी। ठीक है, गवर्नर को अपने बिल्स, किसी भी बिल को फालतू में डिले नहीं करना चाहिए, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नर रोल प्रेसिडेंट रोल में भी ये इन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट रोल, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो प्रॉपरली लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मनाया अब बस सेंटर ने कुछ कहा और आपने, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, बिना प्रॉपर रीजन दिए आपने किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट से क्या किया, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट को प्रपोजल डाल दिया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलो, ये था हमारा गवर्नर, आई थिंक गवर्नर ऑफ स्टेट, और काफ़ी डिटेल में हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। इसके अलावा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आज हम लोग देखें कि हमने क्या क्या चीज़ों पे बात किया, क्या क्या चीज़ें पढ़ी गवर्नर के बारे में, तो सबसे पहले गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जाना, देखा कि आर्टिकल में कहाँ गवर्नर के बारे में मेंशन किया है, कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के बारे में मेंशन किया गया है, गवर्नर के अपॉइंट होने का क्या तरीका है, ठीक है, उनको क्यों डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, क्यों इनडायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उनकी जो ऑफिस के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है, ठीक है, प्रिविलेज क्या, कौन कौन से प्रिविलेजेस है जो गवर्नर को दिए जाते हैं, फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, डिफरेंट पावर्स एंड फंक्शंस क्या है गवर्नर के, हमने एग्जीक्यूटिव पावर को देखा, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और गवर्नर्स की डिस्क्रिशनरी पावर्स को देखा। ठीक है, ये सारे पावर्स पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया। के बाद हमने जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, इन पार्डनिंग पावर को भी कंपेयर किया, और लास्ट में हमने जो इशू रिलेटेड थे और इन इश्यूज से को किस तरीके से डील किया जाए, उनसे रिलेटेड जो हमारी 2 कमीशंस आए थे, सरकारिया और पुंछी कमीशन, इन सब की रिकमेंडेशंस को भी देखा। तो आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट रह जाता है, किसी भी तरीके का कोई इशू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या टेलीग्राम कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू सिंगर क्लासेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।